हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में भी हम लोग असेंबली को ही कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने कोई सी भी लैंग्वेज में पहले प्रोग्रामिंग करी तो आपको पता होगा एक कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का हमारे पास। तो वैसे ही हम असेंबली में आज देखेंगे कैसे हम लोग असेंबली में लूप्स का यूज कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं हम लूप्स असेंबली में। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉलिंग कन्वेंशंस, यानी कि फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं हम असेंबली में। ये भी आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है फंक्शंस को बनाना और फंक्शंस को कॉल करना, वैसे ही सेम हम लोग असेंबली में भी कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, रिटर्न वैल्यू जो होती है वो कैसे मिलती है, और वो सब पूरा कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो आई होप सो आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा हम लोग करते हैं सबसे पहले वैसे ही स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले अपना फाइनल प्रोडक्ट देख लेते हैं हम क्या बनाने वाले हैं, ताकि हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे उसमें आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कि एक्चुअली हम बना क्या रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे रन करा, इसका नाम है लूप, क्योंकि हम लूपिंग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे से कोई वैल्यू मांग रहा है, जैसे मैं इसे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 मैंने वैल्यू दी। अगर तो आप जैसे ही देखोगे तो इसने यहाँ पे 2 का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा 2 का टेबल प्रिंट हो गया। आप कोई भी नंबर दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 20 दूं तो 20 का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा। तो हम ये प्रोग्राम एक्चुअली बनाने वाले हैं असेंबली से। और जब आप लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स पढ़ते हो तो बेसिकली यही प्रोग्राम आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कि टेबल कैसे प्रिंट करे। क्यों सिखाया जाता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यही क्यों सिखाया जाता है। जैसे मैं आपको करता हूँ, सबल करते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं सबलाइम के अंदर, लूप नाम से loop.asm असेंबली फाइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे देखो, अगर आप सोचोगे कि टेबल कैसे काम करता है, टेबल वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हो रहा है 2 into 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रही जो वैल्यू है उसकी। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ इसको, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम आते हैं इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये काम चलता जा रहा है बार 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 बार। मैं अभी कर दूंगा इसको सही, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, ये 2 into 2 अगर आप देखोगे 2 into 3 यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, 4, ठीक है, 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, एंड यहाँ 8 हो जाएगा। तो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ज्यादातर चीज कॉमन है, बस क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस होता जा रहा है, इस जगह पे 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो इसके लिए क्या मैं इसको दोबारा लिखूंगा बार बार कि भाई पहले 2 into 1 करो, उसको प्रिंट करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो? नहीं, मैं एक ही का काम करूंगा, मैं एक ही कोड लिखूंगा इसके लिए, यानी कि वो कोड कितना होगा, सिर्फ इतने का काम करेगा। लेकिन मैं इसे क्या बोलूंगा कि 2 into 1 करो, फिर अगली बारी में 2 into 1 प्लस 1 करो, फिर अगली बारी में 2 into 1 प्लस 1 करो। तो ये बात वही है, लेकिन कोड देखोगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो इसलिए हम लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जो टास्क हमें बार बार सेम टास्क करने, बहुत माइनर चेंज करना है, तो उसके लिए पूरा कोड दोबारा बार 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 लिखते रहो तो उसका कोई फायदा नहीं है। लूप्स में हम इस चीज से बच सकते हैं, अपना काम जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बनाना। ठीक है, सबसे पहली चीज जो होती है हर प्रोग्राम में वही करेंगे, ग्लोबल अंडरस्कोर स्टार्ट, यानी कि यहाँ से प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट करना है। उसके बाद आएगा सेक्शन डॉट टेक्स्ट, जहां पे हमारा मेन जो कोडिंग का पूरा रहेगा, जहां पे हम कोड करेंगे असेंबली का, वो इसके सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन डॉट टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम अंडरस्कोर स्टार्ट लेवल बनाते हैं ताकि उसे पता चल जाए कहां से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहां से हम आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर एंटर अ वैल्यू है। जो भी आपको प्रिंट करना है आप कुछ भी कर सकते हो, तो कोई उसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या काम करता हूँ, सेक्शन डॉट डेटा बना लेता हूं। जो भी चीज मुझे प्रिंट करनी है वो आपको पता है डेटा सेक्शन के अंदर आई, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है। यहाँ पे मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, मैसेज नाम का वेरिएबल। ठीक है, और ये डेटा बाइट्स टाइप का है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर नंबर या खाली एंटर नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर नंबर या एंटर वैल्यू, जो भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, एंटर नंबर देने के बाद यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, इसमें न्यू लाइन आपको ऐड करनी है। मैंने पिछली बार बताया था 10 नंबर, यानी कि इसकी आस्क की वैल्यू है न्यू लाइन की 10। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और चीज ऐड कर देंगे जिसे हम कहते हैं नल बाइट। अब नल बाइट क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मान लो मैंने एक और यहाँ पे मैसेज 1 बनाया, मान लो एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल लेते हैं, और इसको मैंने दे दिया यहाँ पे कुछ भी दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो दे दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या सीन होता है, देखो अब अगर आप सोचोगे ना तो जो असेंबली लैंग्वेज है उसे पता नहीं चलेगा कि ये अलग मैसेज है और ये अलग मैसेज है, वो इन दोनों को एक साथ पढ़ेगा।
अब आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता, मैंने पिछले जितने प्रोग्राम करे उन सब में तो एक बार ये जब मेरे को ये प्रिंट करना था तो यही प्रिंट हुआ खाली। लेकिन वो पता है असेंबली को कैसे पता चलो, जब आप नीचे लेंथ देते हो ना कि कितना लेंथ प्रिंट करना है, तो उसे पता चलता है कि मैं इतनी लेंथ का प्रिंट कर रहा हूं। उसे ये नहीं पता कि ये अलग स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है, समझे? उसको लेंथ से पता चल रहा है। अगर आप गलती से भी लेंथ में एक एक्स्ट्रा दे देते तो वो आगे का, इसके बाद मान लो ये जितने भी लेंथ का है 10 लेंथ का है, तो आपने बोला कि 11 लेंथ प्रिंट करो, तो क्या काम कर देगा, एच को भी प्रिंट कर देगा, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ये लग रहा है कि इसके बाद जस्ट बाद हेलो भी इसका पार्ट है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि असेंबली को बताना कि ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, इनको साथ में मत रखो, तो आपको लास्ट में नल बाइट ऐड करना पड़ता है, जिसका नंबर होता है 0 ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही असेंबली से पढ़ेगा वो समझ जाएगा, जहां पे 0 आता है ना, तो 0 से स्ट्रिंग को तोड़ देता है। वो कहता है ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इनको साथ में मत रखो, इनको साथ में मत सोचो, इनको प्लस मत करो दोनों को, समझे बात को? ये होता है नल बाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यहाँ पे नल बाइट ऐड कर रहे हैं ताकि इसको पता रहे कि इसके बाद अगर मैं कुछ भी और दूंगा तो वो अपने आप में अलग एक स्ट्रिंग है, वो इसका पार्ट नहीं है, इसमें प्लस मत करो, ठीक है। तो ये नल बाइट का कॉन्सेप्ट है, अच्छी प्रैक्टिस होती है। जरूरी नहीं आप लेंथ डिफाइन कर दो कि मेरे को इतनी ही लेंथ का प्रिंट करना, तो यही प्रिंट होगा, लेकिन असेंबली को क्या लगेगा, इसके बाद हेलो भी है, ठीक है। अगर आपको उन चीजों से बचना है तो आप नल बाइट दे सकते हो, यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम इसकी जो लेंथ है वो नहीं बताएंगे, ठीक है, वो मैं अभी बताता हूं क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो असेंबली में ना कुछ लिमिटेशन होती है। जब याद होगा आपको, मैंने मैथ वाला आपको पढ़ाया था, बेसिक मैथ इन असेंबली, तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने डीबगर का यूज करा था रिजल्ट्स देखने के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन डीबगर का। वो मैंने क्यों कराया था, देखो वो मैंने जान के कराया था, क्योंकि क्या है असेंबली में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ कमियां हैं कि वो, एक तो सबसे पहली बात, वो इंटीजर को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता। जो राइट सिस्कॉल हम यूज करते हैं तो वो ऐसे जो स्ट्रिंग है, जो कोट्स के बीच में, इनको तो प्रिंट कर देगा, लेकिन जो इंटीजर, जो प्लस माइनस कर रहे नंबर्स होते हैं, है ना, उनको 10-0 या 10-2 वो नंबर्स है सब, तो वो नंबर्स को प्रिंट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने जान के आपको नहीं कराया था, क्योंकि वो प्रिंट ही नहीं कर सकता उनको स्क्रीन पे। तो लेकिन हमारे को बहुत बार ऐसी जगह होगी जब हमारे को नंबर्स प्रिंट करवाने होंगे, है ना, या फिर उसी मैथ वाली वीडियो में अगर आपको याद होगा तो जो प्लस माइनस हमने नंबर्स का करा था, वो नंबर हमने प्रोग्राम के अंदर लिखे थे, मैंने यूजर से नहीं लिए थे। उसका भी यही कारण था, क्योंकि जो रीड सिस्टम कॉल है वो ऐसी स्ट्रिंग को तो रीड कर सकती है, लेकिन वो इंटीजर यानी कि वो नंबर्स को रीड नहीं कर सकती। अगर आप उसे 10 दोगे, अगर उसे आप 10 दोगे तो वो 10 को ऐसे पढ़ेगी, ठीक है, कोट्स के बीच में, जिसको वो प्लस नहीं कर सकते, उसको लगेगा ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, उसको लगेगा तो इसको प्लस नहीं कर पाओगे फिर आप। तो यहां पे ये रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको यहाँ पे ना क्या होता है ना, आप रीड कर सकते हो नंबर्स को, ना राइट कर सकते हो नंबर्स को स्क्रीन के ऊपर। ये लिमिटेशन है असेंबली की। लेकिन इसके लिए भी फिर प्रोग्राम बनते हैं असेंबली में, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे ये नंबर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करना, ऐसा प्रोग्राम बनता है। या फिर ये स्ट्रिंग है, मान लो 10 जो है ये स्ट्रिंग है, आप चाहते हो कि मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं, ये 10 जो है इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं स्ट्रिंग की जगह, तो आप ये भी कर सकते हो। इसके लिए प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। तो वो प्रोग्राम हम खुद से नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो प्रोग्राम खुद से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया था मैंने स्टार्टिंग में इस सीरीज की कि हम डेवलपर नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक मदद लेंगे util.asm फाइल की। अब आपको कहोगे ये क्या चीज है util.asm, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। गूगल पे आपको जाके लिखना है util.asm और गिटहब डाल दो इसके आगे util.asm, तो आपको पहला ही लिंक ये वाला मिल जाएगा, इसको आपको खोल लेना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं यूटिलिटीज असेंबली में, जैसे स्क्रीन पर राइट करना, रीड करना, या इंटीजर को रीड करना, इंटीजर को राइट करना, वो सब पहले से इन्होंने लिख के दे रखा है और इसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसको अपने कोड में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं यहां से कॉपी पेस्ट मारना, ऐसा कुछ नहीं। इस कोड को हम अपने कोड में इंक्लूड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबलर। हम नहीं करेंगे, हम बस एक लाइन लिख देंगे कि इस फाइल को हमारे कोड में इंक्लूड कर दो, तो वो असेंबलर अपने आप कर देगा। और जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं अभी समझाता हूं दोबारा से। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्या क्या फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। अगर आपको रीड करना है इंटीजर, रीड करना है स्ट्रिंग को, ठीक है, इनपुट से, या फिर आपको यहाँ पे प्रिंट करना है कोई इंटीजर, प्रिंट करना है स्ट्रिंग, या फिर आपको न्यू लाइन प्रिंट करवानी है खाली, या फिर आपको किसी स्ट्रिंग को, जैसे मैंने बताया 10 अगर स्ट्रिंग है और आप चाहते हो कि उस 10 का नंबर कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए अटोई फंक्शन है, ठीक है। या फिर कोई नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इट ओआ फंक्शन है, ठीक है, जो भी नाम है इसका। str लेंथ फंक्शन है, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो। हर बार हमें एग्जिट प्रोग्राम का कोड लिखना पड़ता है, वो उन्होंने पहले से हमें लिख के दिया है। और इसमें क्या होगा, स्टेटस कोड भी 0 अपने आप चला जाएगा। आपको आरडीआई की वैल्यू जो पहला आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं वो देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एग्जिट भी खाली है, एग्जिट 0 है, इसका मतलब अपने आप 0 वैल्यू जो है वो चली जाएगी स्टेटस कोड में, जो आर्ग्यूमेंट आप एग्जिट में डालते हो। यहाँ पे एक एग्जिट खुद से भी दिया, अगर आप चाहते हो कुछ और स्टेटस कोड जाए 0 के अलावा, तो आप ये वाला एग्जिट यूज कर सकते हो। तो ये काफी सारे इन्होंने फंक्शन जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं असेंबली में, वो सब इन्होंने पहले से लिख के दिया। आपको बस क्या काम करना है, आपको लिखना है कॉल
दिस फंक्शन, या फिर कॉल आपको लिखना है एंडल, कॉल लिखना है प्रिंट एसटीआर, तो वो अपने आप प्रिंट कर देगा उस स्ट्रिंग को। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वो कॉल और वो सब लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। ये हमारा काफी सारा काम आसान कर देता है। तो अब आपको कैसे यूज करना है इसको, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी util.asm फाइल, या तो आप इसको गिट क्लोन भी कर सकते हो, उससे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं तरीका। आपको यहाँ पे क्लिक करना है util.asm, इसके रॉ फॉर्मेट में आ जाना है, यानी कि फाइल आपको दिख जाएगी, ये आ गई पूरा इसका जो कोड है। अब ये जो ऊपर URL है इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और इसी फोल्डर में आके आप इसको wget कर लो, ठीक है, इसी फोल्डर में wget करोगे, डाउनलोड हो जाएगी। ls करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे util.asm फाइल आ चुकी है। अब इसको भी आप सबलाइम में खोलो ताकि हम साथ साथ देखते रहे क्या कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। मैंने खोल लिया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे स्ट्रिंग को, इस वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो क्या इसके लिए भी फंक्शन है, अगर आप देखोगे यहाँ नीचे थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था एक प्रिंट str नाम का फंक्शन था, यानी प्रिंट करो स्ट्रिंग को, तो हम उसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट स्ट्रिंग, ये रहा, आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्रिंट str। आप देखोगे तो ये क्या काम कर रहा है, सिस्कॉल लगा रहा है, राइट सिस्कॉल जैसे हम करते हैं वो वैसे ही सेम प्रोग्राम है। और जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो भी खुद निकाल रहा है, हमारे को देने की जरूरत नहीं है, str लेंथ फंक्शन इसने खुद ऊपर लिखा हुआ है उसकी मदद से। तो सारा काम खुद कर रहा है, हमारे को बस इसको क्या करना है, वो स्ट्रिंग जो प्रिंट करनी है वो देना है और इसको कॉल कर देना है, बस इतना काम हमारे को करना है। तो अब मैं यही काम करता हूं, और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को इस फाइल को अपनी इंक्लूड कराना पड़ेगा अपने कोड के साथ। तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसके लिए आपको देना पड़ता है परसेंटेज इंक्लूड, ठीक है। और जिस फाइल को इंक्लूड कराना है उसको कोड्स के अंदर लिख दो। मैं दे देता हूं util.asm, मुझे इसका कोड जो है अपने कोड के अंदर इंक्लूड कराना है, मैंने ये बता दिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग प्रिंट करता है और ये आर्ग्यूमेंट लेता है RDI रजिस्टर के अंदर। क्या आर्ग्यूमेंट लेता है ये, एड्रेस ऑफ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग का एड्रेस लेता है जो कि ये है, मैसेज जो पॉइंट कर रहा हो इस स्ट्रिंग को, जो कि नल से टर्मिनेटेड हो। याद है मैंने जीरो लगवाया, जान के मैंने इसलिए जीरो लगवाया क्योंकि नल टर्मिनेटेड होनी चाहिए, इन्होंने लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ये दे देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, मूव करेंगे RDI के अंदर, क्या चीज देनी है हमारे को, मैसेज, बस। और यहाँ पे मैं लास्टली कॉल कर दूंगा, कॉल प्रिंट str, यही नाम है इस फंक्शन का, प्रिंट str, ठीक है। अब ये प्रिंट str कॉल हो जाएगा और RDI रजिस्टर के अंदर हमने क्या डाल दिया है, इसकी लेंथ, तो ये प्रिंट यहाँ पे कर देगा अपने आप, हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को जब एक बार मैंने स्टार्टिंग में ये सब इंस्ट्रक्शंस बताए थे, जंप कॉल, तो मैंने आपको बताया था कॉल और जंप में क्या अंतर होता है। तो जंप क्या काम करता है, जंप एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, कॉल भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अंतर दोनों में क्या है, जो जंप है वो वापस नहीं आता। जो जंप एक बार आपने करवा दी तो आपको खुद उसे बताना पड़ेगा कि तू अब वापस जा। कॉल के साथ ऐसा नहीं, कॉल के साथ क्या सीन है कि ये एक बार कॉल हो गई तो ये वापस आएगी ही आएगी, ठीक है, वापस आएगी ही आएगी। और कहां पे वापस आएगी, जो इसके अगली लाइन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे वापस आएगी अपने आप, ठीक है। तो अगर आप इसका देखोगे प्रिंट str, तो यहां पे एक इंस्ट्रक्शन होगा प्रिंट str पे चलता है रेट। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न, यानी कि रिटर्न कर जाओ। ये सब आपने प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर, राइट लोड कर दिया, जो करना था सब कर दिया, उसके बाद रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कहां करेगा, जो भी इसके नेक्स्ट लाइन में होगा वहां पे रिटर्न कर जाएगा। इजी था सब कुछ, तो ये इतना आसान काम था। अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, अब सेकंड चीज हमारे को करनी है कि हमारे को यूजर से इंटीजर लेना है, यानी कि नंबर लेना है, जो भी जिसका भी हमारे को टेबल प्रिंट करना है ना। तो उसके लिए भी आपको दिखेगा यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जो कि है रीड इंट, यानी कि रीड करो इंटीजर। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये कुछ खास काम नहीं कर रहा है, ये भी रीड str को कॉल कर रहा है, यानी कि स्ट्रिंग की तरह ही रीड कर रहा है, रीड कर रहा है। टू जो है रीड करेगा जैसे हम लोग करते हैं सिस्कॉल से, ठीक है। अगर आप रीड str पे जाओगे ऊपर, रीड str भी यहाँ पे सिस्टम कॉल से रीड कर रहा है, जो कि रीड सिस्टम कॉल से करेगा। लेकिन बाद में अटोई फंक्शन को कॉल कर रहा है। अटोई फंक्शन मैंने आपको समझाया क्या काम करता है, वो जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो हमने टू डाला वो स्ट्रिंग की तरह होगा, ये उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि टू को ये नंबर 2 में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग 2 को नंबर 2 में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद रिटर्न कर जाएगा वापस इसी कोड में। तो ऐसे हम लोग कॉल करते हैं। अगर आपको देखा होगा डिफरेंट फंक्शंस को, अगर हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमसे मांग रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट, तो आप देखो कोई आर्ग्यूमेंट ये नहीं हमसे मांग रहा और ये रिटर्न कुछ कर रहा है। रिटर्न क्या होता है कि जब ये पूरा हो जाएगा, जब ये रिटर्न कर जाएगा तो क्या वैल्यू हमें वापस करेगा। तो ये RX के अंदर हमें एक वैल्यू वापस करेगा और वो वैल्यू क्या होगी, जो भी यूजर ने डाली होगी वो वैल्यू इंटीजर के फॉर्मेट में RX रजिस्टर के अंदर हमें मिल जाएगी। वो हमारे को चाहिए, जो यूजर ने डाली वो तो चाहिए ही चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं कहता हूँ रीड करो इंटीजर, तो स्क्रीन में जो भी यूजर डालेगा वो इंटीजर रीड कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद वो RX रजिस्टर के अंदर आ जाएगा।
अब मुझे क्या काम करना है, जो वैल्यू RAX रजिस्टर के अंदर है मैं उसे सेव करना चाहता हूं। RAX रजिस्टर के अंदर तो RAX का हम इतना बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत बार यूज करेंगे, वो वैल्यू तो हट जाएगी फिर, लेकिन हमें उसे सेव करके रखना है क्योंकि हमारे को उसका टेबल प्रिंट कराना है तो हमें तो वो चाहिए ही चाहिए। तो मैं उसे क्या काम करूंगा, उसे section.bss के अंदर सेव कर लूंगा, यानी कि क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, वो यूजर दे रहा है, वो कुछ भी हो सकती है, तो मैं एक वेरिएबल बना के उसके अंदर सेव कर लूंगा। section.bss के अंदर मैं बना लेता हूं यूजर वैल्यू नाम से, यूजर वैल्यू, ठीक है। और ये मैं काफी बार बता चुका हूं, रिजर्व बाइट, और यहाँ 8 दे देते हैं, 8 से बड़ा तो होगा ही नहीं 8 बाइट से, क्योंकि RAX रजिस्टर के अंदर आ रहा है, जो इंटीजर आ रहा है वो RAX रजिस्टर के अंदर आ रहा है। RAX रजिस्टर मैक्सिमम 8 बाइट होल्ड कर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 बाइट दिया है, उससे बड़ा वो होल्ड ही नहीं कर सकता, तो इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, मूव करूंगा, ठीक है, मूव करूंगा। जो RAX की वैल्यू है वो कहां पे मूव करनी है, मुझे मूव करनी है यूजर वैल्यू में, ठीक है, यूजर वैल्यू में। अब ये यूजर वैल्यू है क्या एक्चुअली, यूजर वैल्यू क्या है, यूजर वैल्यू एक चीज है जो कि पॉइंट कर रहा होगा किसकी तरफ, जो स्पेस है 8 बाइट का जो स्पेस है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ये मैंने आपको बता रखा है कि ये जो हमने 8 बाइट रिजर्व करी है इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा यूजर वैल्यू, है ना। क्या मैं सही में यूजर वैल्यू पे स्टोर करना चाहता हूं, यूजर वैल्यू अपने आप में एक एड्रेस होगा, मेमोरी के अंदर हर चीज का एक एड्रेस होता है, ये आपको अभी रिवर्सिंग में समझ आएगा। मान लो ऐसा कोई एड्रेस है, ठीक है, और ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस स्पेस को, जो खाली स्पेस है जहां पे नंबर स्टोर कर सकते हैं उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो क्या मुझे RAX की वैल्यू इस नंबर की जगह पे लिखनी है, नहीं, मुझे जो RAX के अंदर वैल्यू जो यूजर ने नंबर दिया वो इस ब्लैंक स्टोरेज के अंदर लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसे क्या कह रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं कि यूजर वैल्यू पे लिखो। अब मुझे यूजर वैल्यू इसकी जगह पे नहीं लिखनी है, मुझे यहां पे ब्लैंक स्टोरेज, ये जो एड्रेस है वो जिस चीज को पॉइंट कर रहा है मुझे उस जगह पे लिखना है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उस जगह पे लिखो RAX की वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं इसके लिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, RAX की वैल्यू स्टोर कर दो जहां पे भी यूजर वैल्यू पॉइंट कर रहा होगा। यूजर वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, वो जो 8 जगह हमने खाली छोड़वाई है मेमोरी के अंदर, वहां पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू इस मेमोरी के अंदर स्टोर कर दो। इस पे मत कर देना कि ये वैल्यू तुमने उड़ा दी, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये नहीं उड़ानी। हम कह रहे हैं कि जो खाली जगह है वहां पे स्टोर करो, ये मतलब होता है इसका। एक्चुअली आपको ये समझ आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आपको समझ आएगा, और भी अब ये यूज होने वाला है तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है, वेट करो बस 2 मिनट। अब यहाँ पे हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना, ठीक है। अपना जो मेन हमारा है, हमारे को यूजर ने वैल्यू दे दी जिस भी टेबल का हमारे को कराना है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले हमारे को क्या काम करना है, हमारे को 2 चीजों को मल्टीप्लाई करना है। एक जो यूजर ने वैल्यू दी जो इस जगह पे है, दूसरी क्या चीज, जो चीज बढ़ती रहेगी, 1 से इंटू करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई, है ना। मान लो यूजर ने 2 दिया तो 2 से पहले 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 की 4 से मल्टीप्लाई, ये कराना है हमारे को, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम एक नंबर जो है वो एक रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको याद होगा मल्टीप्लाई में मैंने बताया था, मल्टीप्लाई में आपको 2 रजिस्टर ही देने पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते यूजर वैल्यू लोकेशन पे जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आपको वहां पे 2 रजिस्टर देने पड़ते हैं कि इन 2 रजिस्टर की मल्टीप्लाई करो, ये कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये जो यूजर वैल्यू है, ये यूजर की, यानी कि जो यहाँ पे नंबर स्टोर होगा यूजर ने जो दिया होगा, उसको एक रजिस्टर के अंदर मूव कराते हैं, क्योंकि हमारे को वो देना है मल्टीप्लाई में। तो मैं मूव कराऊंगा, ठीक है, और किसी भी रजिस्टर को आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं RBX का यूज कर लेता हूं या RCX का यूज कर लेता हूं, किसी का भी कर सकते हो, तो कोई कंपल्शन नहीं है, किसी का भी कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हमने RCX का यूज करा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या मूव करना है, मुझे मूव करना है यहाँ पे यूजर की जो वैल्यू है उसको RCX रजिस्टर के अंदर मूव कर लो। अब मुझे इससे क्या मल्टीप्लाई कराना है, सबसे पहले मुझे 1 मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं इसके अंदर मूव करा दूंगा, यहाँ पे मूव RBX के अंदर, RBX ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, 1 मूव कर दो RBX। अब मैं लास्टली क्या कहूंगा, तो मैं कह रहा हूं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आईमल से करते हैं। किन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, RCX और RBX, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका रिजल्ट होगा वो कहां स्टोर होगा, RCX के अंदर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCX, ये भी सेम बात है कि यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और RCX रजिस्टर के अंदर सेव कर दो। या फिर आप यहाँ पे कोई और रजिस्टर भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसी रजिस्टर में सेव हो जाए तो आप यहाँ पे 2 भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेगा ये और इसके अंदर सेव कर देगा, और अगर आप तीसरा रजिस्टर दोगे तो उसके अंदर सेव कर देगा। तो हम यहाँ पे चाहते हैं RCX के अंदर सेव कर दे। अब ये RCX के अंदर इसकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। अब मुझे उसे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट str करा, तो इस बार मुझे क्या करना है, प्रिंट इंटीजर करना है। तो प्रिंट इंटीजर फंक्शन हम देखते हैं कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेता है वो सब हम देख लेते हैं। प्रिंट इंट ये फंक्शन आ गया। प्रिंट इंट क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, तो यहां पे अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये कह रहा है RDI के अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेता है, क्या चीज, जिस इंटीजर को आपको प्रिंट कराना है वो RDI के अंदर देना पड़ता है आपको।
और ये रिटर्न कुछ नहीं करता, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है हमारे को। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इंटीजर देना जो आपको प्रिंट कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने जैसे बताया था, ये कोई एड्रेस होगा, यूजर वैल्यू जो होती है मेमोरी के अंदर ऐसा एड्रेस होता है दिखने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर को ये यूजर वैल्यू इंग्लिश समझ नहीं आती, उसको ऐसे नंबर समझ आते हैं। तो यूजर वैल्यू मान लो दिखने में ऐसा होगा, तो हम उसे ऐसा नहीं दे सकते कि भाई यूजर वैल्यू को प्रिंट करो। आप सोच रहे हो, मैं तो कह रहा हूं यूजर वैल्यू को प्रिंट करो, और यूजर वैल्यू पॉइंट किसको कर रहा है, जो यूजर ने नंबर दिया होगा यहाँ पे स्टोर हो गया होगा। ये नहीं करना, आपको एग्जैक्ट वो नंबर देना है जो प्रिंट करवाना है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है आपको वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं दे सकते कोई पॉइंटर दे दिया कि यूजर वैल्यू प्रिंट कराओ, तो वो इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। हमें ये नहीं कराना, हमारे को जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वो प्रिंट कराना, तो आपके उसकी या तो बगल में स्क्वायर ब्रैकेट दो, तब ये इसके लिए काम करेगा। लेकिन हमारे को ये प्रिंट नहीं कराना, हमारे को मल्टीप्लाई का रिजल्ट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो वो मैं यहां पे दे देता हूं, मैं यहां पे कहता हूं कि मूव आरडीआई के अंदर मूव कर दो, क्योंकि पहला आर्गुमेंट आरडीआई के अंदर जाता है, तो मूव कर दो आरडीआई रजिस्टर के अंदर। यहां पे भी आप देख लोगे आरडीआई रजिस्टर ही यूज करा गया। कॉलिंग कन्वेंशंस मैंने आपको बता रखे, कॉलिंग में जब हम किसी भी चीज को कॉल करते हैं, जैसे सिस्कॉल कॉल कर रहे हैं या फिर किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो पहला आर्गुमेंट आरडीआई, सेकंड आरएसआई, थर्ड आरडीएक्स, फिर आरसीएक्स, फिर वो R8 R9 जो भी आएंगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही इसी हिसाब से चलता है। तो आरडीआई रजिस्टर के अंदर मैं डाल देता हूं, किसके अंदर होगा मल्टीप्लाई का रिजल्ट, आरसीएक्स रजिस्टर के अंदर। तो मैं आरसीएक्स का जो वैल्यू है वो आरडीआई रजिस्टर के अंदर डाल देता हूं। इजी था बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पे ये भी हो गया। अब मैं यहां पे क्या काम करूंगा, इसको बस यहां पे कॉल कर दूंगा, कॉल प्रिंट इंट करना है मुझे, इंटीजर को प्रिंट करना है। और इसके यहां पे मैं एक और कॉल लगा दूंगा, एंड एल। अब एंड एल में बता देता हूं क्या है कॉल एंड एल का मतलब, ऊपर होगा मेरे ख्याल ये फंक्शन एंडल, ये एंडल। एंडल कुछ नहीं करता, एंडल आप देखोगे प्रिंट अ न्यू लाइन, न्यू लाइन को प्रिंट करने के लिए यूज होता है एंडल। मतलब जैसे हम 10 का यूज कर रहे थे, आप चाहे ये ना भी दो तो भी काम चल जाएगा। आप चाहते हो कि मैं इस 10 को हटा दूं यहाँ पे, तो फिर आप क्या काम करो, जब ये प्रिंट कर रहे हो ना आप एंटर नंबर, तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या काम करो, कॉल एंड एल लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे न्यू लाइन को प्रिंट करो। आप 10 दो, यहाँ पे एक ही बात है। तो इन्होंने पहले से इसके लिए एक फंक्शन बना रखा है जो डायरेक्ट न्यू लाइन को प्रिंट करता है। जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस में एंड एल नाम का फंक्शन होता है जो न्यू लाइन को प्रिंट करता है, वही सेम यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। आई होप सो, ये तो इजी था। मतलब ये न्यू लाइन को प्रिंट करता है खाली। तो मैंने इस स्ट्रिंग एंटर नंबर के बाद भी मैंने न्यू लाइन डाल दी। और वैसे यार न्यू लाइन डालने की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं इसके आगे नंबर पढ़ूं मैं, ये नहीं, न्यू लाइन नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे, न्यू लाइन अच्छी नहीं लगेगी इसके आगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एंटर नंबर आए, उसके बाद में नंबर डालू, उसका टेबल प्रिंट हो जाए, जैसा हमारा मेन प्रोग्राम था, ठीक है, वैसा मैं चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं न्यू लाइन नहीं दूंगा इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे इंटीजर मान लो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 2, और यहाँ पे एक न्यू लाइन भी आ गई, अगली लाइन पे आ गए हम, ठीक है। उसके बाद में क्या काम करूंगा, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, मान लो आरसीएक्स की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी, यूजर वैल्यू जो यूजर ने दी है 2 से, तो इंटू होगा। 2 से क्या क्या इंटू होगा, पहले 1 हमने इंटू करा लिया। अब मुझे 2 से क्या इंटू कराना है, 2, फिर मुझे क्या कराना है 3। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा आरबीएक्स के अंदर, ऐड कर दूंगा आरबीएक्स के अंदर 1, यानी कि 1 जो है वो आरबीएक्स के अंदर प्लस हो जाएगा और आरबीएक्स के लिए 2 हो जाएगी। इसी तरह अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई। हम ये कह रहे हैं कि एक एक वैल्यू प्लस करते रहे। अब यहां पे हम उसे कहेंगे कंपेयर करो आरबीएक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो आरबीएक्स क्या है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, जैसे ही 11 पे आ जाए तुम एग्जिट कर जाओ, यानी कि तुमने प्रिंट कर दिया 10 तक का टेबल। आप कहोगे 10 तक की वैल्यू क्यों नहीं दी, यहाँ पे हमने कंपेयर 10 तक क्यों नहीं करा। फॉर एग्जांपल अभी ये मान के चलते हैं कि आरबीएक्स की वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पे आरबीएक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो इसने क्या काम करा, 10 से मल्टीप्लाई करा 2 का, 2 इंटू 10 हो गया, यहाँ पे 20 प्रिंट भी कर दिया इसने स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 प्रिंट भी हो गया। उसके बाद ये यहाँ आएगा नेक्स्ट लाइन में, अब यहाँ पे आरबीएक्स की वैल्यू क्या हो गई 11, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 दिया, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही 11 हो जाए तुम्हें एग्जिट करना। तो यहाँ पे मैं कहूंगा जंप इफ नॉट इक्वल, यानी कि अगर 11 नहीं है तो तुम वापस से ये सारे स्टेप करो, क्योंकि हमें +1 करना है। जैसे इसकी वैल्यू मान लो 2 हुई, 2 के बाद मैं चाहता हूं दोबारा यहाँ पे आए, फिर मल्टीप्लाई हो, फिर इसकी वैल्यू 3 हुई, फिर दोबारा यहाँ पे आए और ये मल्टीप्लाई करे, फिर 4 हुई मल्टीप्लाई करे, 5 हुई, 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, फिर यहाँ 10 पे आएगा, +1 करेगा, उसके लिए 11 होगी। क्या 11 के इक्वल है, वो कहेगा हाँ। तो यहां मैंने लिखा अगर इक्वल नहीं है तभी जंप करना है, अगर इक्वल नहीं है। अब 11 तो 11 के इक्वल है, तो ये क्या काम करेगा, जंप नहीं करेगा। और नेक्स्ट लाइन में मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे कॉल, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, कॉल लिख देते हैं, एग्जिट 0 फंक्शन को कॉल लगा दो। एग्जिट 0 फंक्शन क्या काम करता है, अगर आप देखोगे एग्जिट 0 फंक्शन, हम चलते हैं स्टार्टिंग में, तो ये कुछ नहीं करता, ये बस एग्जिट पे जंप कर जाता है। एग्जिट इसने बना रखा होगा, ये रहा, एग्जिट पे जंप कर जाता है, यानी कि एग्जिट सिस्टम कॉल को कॉल कर लेता है, 16 नंबर के सिस्टम कॉल।
और आरडीआई की जो वैल्यू है उसे जीरो कर देता है, ठीक है, एक्सॉर करता है आरडीआई के आरडीआई से। जिन लोगों को एक्सॉर का नहीं पता, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अगर आप एक्सॉर करते हो एक नंबर का एक नंबर से तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आरडीआई की वैल्यू यानी कि स्टेटस कोड इसने जीरो सेट कर दिया पहला आर्ग्यूमेंट, उसके बाद ये एग्जिट को कॉल कर देता है। और आप यहाँ देखने वाली बात है, बाकी सारे फंक्शंस में रिटर्न होगा, क्योंकि हमें रिटर्न करना है वापस अपने कोड में। एग्जिट में रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि एग्जिट क्या तो प्रोग्राम एग्जिट करना है, रिटर्न करना ही नहीं ना हमें, एग्जिट क्या तो एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा एग्जिट के बाद, बाकी सब जगह आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा तो बस इजी। अब इसको हमें बताना भी तो पड़ेगा वापस कहां जंप करना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक लेबल ऐड कर दूंगा लूप, यहाँ पे मैं देता हूं लूप स्टार्ट नाम से, कि यहाँ पे लूप स्टार्ट करो। अब यहाँ पे हमारा काम लगभग हो गया है, थोड़ा कुछ रह गया, मैं बता देता हूँ क्या रह गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज्यादा जगह दे दी है, इतनी सारी क्यों दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सारा काम लगभग हो गया है, बस यहाँ पे क्या चीज रह गई है, ठीक है। अब इसको स्टार्टिंग से पढ़ते अपने प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम ने एंटर नंबर जो है वो प्रिंट करा इन दो की मदद से, आरडीआई के अंदर हमने डाला और कॉल कर दिया प्रिंट एसटीआर को, जो इसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल करा रीड इनको, यानी कि वो एक वैल्यू रीड करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमारे को दे देगा आरएक्स रजिस्टर के अंदर। हमारे पास जो यूजर ने वैल्यू दी, जिसका भी टेबल उसे प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए 2 ले लेते हैं हम इसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ 2 है फॉर एग्जांपल, अभी के लिए वैल्यू हम समझते हैं। आरएक्स के अंदर 2 आ गए। अब इस लोकेशन के अंदर यहाँ पे 2 स्टोर हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 स्टोर हो गया अब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, जो यूजर, ये यूजर वैल्यू है यहाँ पे 2 स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। जो 2 स्टोर है वो यहाँ पे आरसीएक्स के अंदर आ गया, आरबीएक्स के अंदर 1 चला गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 2 into 1 2 हुआ, ठीक है। अब जो वैल्यू थी आरसीएक्स की, यानी कि जो रिजल्ट आया था वो आरसीएक्स के अंदर स्टोर हो गया, तो जो उसकी वैल्यू थी वो आरडीआई रजिस्टर के अंदर गई, तो आरडीआई के अंदर क्या आ गया 2 into 1 2, ठीक है। जो रिजल्ट था वो आरडीआई के अंदर, और हमने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। पहला अपना जो मल्टीप्लाई था 2 into 1, उसका रिजल्ट प्रिंट हो गया, न्यू लाइन भी प्रिंट हो गई। अब आरबीएक्स की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, आरबीएक्स की वैल्यू भी 2 हो गई। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, क्या आरबीएक्स की वैल्यू क्या 11 हुई, नहीं, अभी आरबीएक्स की वैल्यू 2 है, तो कहेगा नहीं है, तो कहेगा क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो अच्छा तुम जंप कर जाओ, जंप इफ नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल तो नहीं है ना, आरबीएक्स 2 है ये 11 है, तो दोनों इक्वल नहीं, तो जंप कर जाओ लूप स्टार्ट पे। अब ये लूप स्टार्ट पे आया, वापस लूप स्टार्ट पे आया, तो इसने क्या काम करा, आरसीएक्स के अंदर दोबारा 2 डाल दिया, ठीक है, आरसीएक्स के अंदर दोबारा से 2 चला गया। अब यहाँ आरसीएक्स के अंदर दोबारा 2 चला गया। अब आरबीएक्स के अंदर हमारी क्या वैल्यू थी 2, हमें 2 से 2 की इंटू करानी थी। तो पिछली बार अगर आप ध्यान दोगे तो पिछली बार हमने क्या करा था, 2 into 1 करा था, 2 हो गया था। इस बार आरबीएक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 2 into 2, यानी कि आरबीएक्स के अंदर 2 होना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या काम करा, 2 तो थी बिल्कुल सही था, हमने यहाँ पे +1 करा था, तो आरबीएक्स की 2 हो गई थी, हमने दोबारा यहाँ पे मूव कर दिया आरबीएक्स के अंदर 1, अब 2 पलट के दोबारा 1 हो गई। फिर ये क्या काम करेगा, 2 की इंटू दोबारा 1 से करेगा और सेम स्टेप रिपीट करेगा, करता जाएगा, और यहाँ हर बार ये आरबीएक्स के लिए 1 करता जाएगा, तो 2 into 1 2 into 1 2 into 1 होता जाएगा। क्या हम कोड को ऐसा चाहते हैं, नहीं चाहते। तो हम इस लाइन को क्या काम करेंगे, इस लाइन को इस लूप से बाहर लाके यहां लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको पहली बारी में चाहते हैं कि सिर्फ आरबीएक्स की वैल्यू पहली बार 1 हो, उसके बाद तो हम प्लस करते जाएंगे, तो आरबीएक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 4। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे, अब मान लो आरबीएक्स के अंदर 2 है, यहां पे जब हम आए +1 करके, तो आरबीएक्स के अंदर 2 है। अब ये 2 की इंटू कर रहा है, जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर थी जो कि 2 थी, तो 2 की इंटू 2 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद इसने दोबारा प्रिंट करा, फिर आरबीएक्स के अंदर अब 3 चला गया, आरबीएक्स के अंदर 3 चला गया। क्या 3 11 के इक्वल है, वो कहेगा नहीं है, तो दोबारा लूप की स्टार्टिंग पे चला जाओ। अभी क्या काम करेगा, आरसीएक्स के अंदर 2 चला गया दोबारा, तो 2 into 3 हो रहा है, अब 6 हो गया, तो 2 4 6। अब आपको दिखेगा टेबल कैसे प्रिंट करता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब आरबीएक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो क्या 10 11 के इक्वल है, वो कहेगा नहीं है, तो दोबारा वापस जाओ। ये यहां गया, आरसीएक्स के अंदर 2 चला गया, तो 2 into 10, आरबीएक्स के अंदर यहाँ पे 10 आ गया था, ठीक है। अब 2 into 10 कितना हुआ, 20 हो गया। अब ये यहाँ पे 20 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद क्या काम करेगा, आरबीएक्स के अंदर 1 प्लस कर देगा, ठीक है। हमने 20 जो पूरा टेबल का प्रिंट करा दिया 20 तक। अब हम चाहते हैं लूप एंड हो जाए, तो अब यहाँ पे आएगा आरबीएक्स के अंदर 10 था, तो अब ये 11 कर देगा +1 करके। तो अब क्या 11 के इक्वल है, वो कहेगा हाँ। क्या ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जंप इफ नॉट इक्वल, ये दोनों तो लेकिन इक्वल है, 11 तो 11 के इक्वल है, तो कहेगा मैं जंप नहीं लूंगा, वो कॉल कर देगा एग्जिट को। तो ऐसे काम करता है लूप। लूप का एक लूप में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूप की क्या होती है, एग्जिट कंडीशन। आपको याद रखना है हमेशा कि लूप को एग्जिट भी कराना है, वरना वो घूमता ही जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 2 into 1, फिर 2 into 1, वो 2 into 1 करता जाएगा हर बार। और आरबीएक्स की वैल्यू कभी भी 11 से बड़ी होगी नहीं, तो वो 2 प्रिंट करता ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं वो प्रोग्राम। हमें ऐसा काम नहीं करना। सो ये प्रोग्राम हमारा पूरा हो गया। अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। अब हमारे को इसको क्या करना है, नेजम से असेंबल और यहाँ पे लिंक करना है।
तो यहाँ पे हम करते हैं nasm डैश elf यानी कि फॉर्मेट elf64 बिट। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम क्या है, लूप नहीं इसका नाम है, हाँ लूप डॉट एजम डैश ओ और लूप डॉट ओ नाम से फाइल बना देते हैं, लूप डॉट ओ। डन। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिंक करूंगा इसको लूप डॉट ओ को विद डैश ओ को। तो पहले मैंने लूप नाम की फाइल बना रखी है, तो इस वाली का मैं नाम रख लेता हूँ LOP नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक भी हो गई विदाउट कोई एरर। यहाँ पे हम करते हैं लूप LOP लूप, ठीक है। और यहाँ पे एंटर मारता हूं तो इसने मेरे से पूछा एंटर नंबर, तो ये किसने काम करा, ये सारा काम इसने करा, हमारा कुछ लिखना नहीं पड़ा। सिस्टम कॉल लेंथ करो, पास करो, रजिस्टर्स में आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं 2 दे देता हूं, और जैसे ही मैं 2 दूंगा तो आपको दिखेगा 2 4 6 8 10 12। तो हमने अपना ये वाला पूरा प्रोग्राम बना दिया एक बारी में, और काफी अच्छा प्रोग्राम था अगर आप समझोगे, ठीक है। तो मैं शायद ये वाली बात आपको बताना भूल गया कि मैंने मूव के आगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया। मैं समझाता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं समझाता हूं क्यों लगाया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया यूजर वैल्यू कुछ ऐसा होगा, ये एक एड्रेस होगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा उस जगह को जो खाली जगह होगी, या फिर जहां पे 2 स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी के लिए 2 स्टोर है, ठीक है। ये 2 को पॉइंट कर रहा है, ये जो है 2 को पॉइंट कर रहा है। तो क्या मैं RCX के अंदर 2 को मूव करना चाहता हूं, या मैं इस एड्रेस को मूव करना चाहता हूं, खुद बताओ। क्या मैं RCX के अंदर इसको मूव करना चाहता हूं। RCX क्या चीज है, जो मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसे करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि RCX के अंदर क्या चीज मूव करो, ये एड्रेस मत मूव करना, ये एड्रेस जिस चीज को पॉइंट कर रहा है उसे मूव करो। इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यानी कि ये जिस चीज को पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, इसको इसके अंदर मूव करो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप से समझ आया होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहीं पे ऐड करोगे, अब आप ये नहीं चाहते कि मैं इस नंबर को ऐड करूं, आप कहते हो ये नंबर जिस चीज को पॉइंट कर रहा हूं मैं उसे ऐड करूं। तो यहां पे आप जो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो पॉइंटर नहीं लेते, कुछ चीजें पॉइंटर भी लेती है, कुछ चीजें ऐसा पॉइंटर मांगती है कि ये एड्रेस दो जो आपकी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने, आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट str फंक्शन के अंदर मैंने क्या काम करा, मैसेज को पास करा, यानी कि ये जिसका जो मैसेज का एड्रेस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। जो मैसेज लिखा है ना एंटर नंबर, इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या पास करा, मैंने ये एंटर नंबर पास नहीं करा, मैंने यहाँ पे पास करा है इस एड्रेस को। क्योंकि जो रीड सिस्टम कॉल होती है वो हमसे क्या कहती है कि एक पॉइंटर दो मुझे जो आपकी स्ट्रिंग पे पॉइंट कर रहा हो, स्ट्रिंग मत दो मुझे, एक ऐसा पॉइंटर जो आपकी स्ट्रिंग पे पॉइंट कर रहा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप जाओगे यहाँ पे प्रिंट str फंक्शन कहाँ है, प्रिंट str अगर हम देखें प्रिंट str, तो प्रिंट str में आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा, एड्रेस ऑफ अ नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखा एड्रेस बताओ, यानी कि ये एड्रेस दो मुझे, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग मत दो, मुझे एड्रेस दो। आपको ये चीज ध्यान रखनी कि वो आपसे एड्रेस मांग रहा है या फिर वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू मांग रहा है। इन दोनों में ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वैल्यू की जगह पे एड्रेस दे दिया तो काफी बड़ा रिजल्ट आया, क्योंकि अगर आप सोचो इसकी 2 से मल्टीप्लाई होती है, 3 से या 10 से मल्टीप्लाई होती, रिजल्ट बिल्कुल ही अलग आता, ठीक है। लेकिन हमें इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी थी तो हमने 2 दिया, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आपको किसकी मल्टीप्लाई, किसका सबट्रैक्ट, किसका एडिशन, किसका डिवीजन कराना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप सो आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ के अच्छा लगा होगा, आपको कॉलिंग कन्वेंशन समझ आया होगा अच्छे से। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।